सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। आप सभी का आज के इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के हिंदी आधार के पाठ्यक्रम में संकलित विषय बिंदु, नाटक की रचना प्रक्रिया और उसके प्रमुख तत्वों का। बच्चों, जैसा ये जो टॉपिक है, ये जो विषय बिंदु है, नाटक की रचना प्रक्रिया और उसके तत्व, ये सत्र 2019-20 में ही सीबीएसई द्वारा जो हिंदी आधार कक्षा 12वीं का जो पाठ्यक्रम है उसमें इसको सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों, हम पिछले वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि कविता क्या है। तो बच्चों, कविता के जो आधार बिंदु हैं, कविता के जो तत्व हैं, उन पर आधारित प्रश्नोत्तर हमने जानने का प्रयास किया था। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमें जानेंगे कि नाटक क्या है, नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाटक क्या है। नाटक को इंग्लिश में ड्रामा बोलते हैं कि आखिर ये ड्रामा, ये नाटक जो है वो आखिर है क्या। तो बच्चों, जो ये नाटक है, नाटक एक अभिनय परक विधा है। विधा मीन्स लेखन शैली। जिस प्रकार विधा क्या होती है, जैसे हम कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो ये जो नाटक है ये अभिनय परक विधा है। अर्थात इसमें जो अभिनय है उसको जो नाटक का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। अर्थात और जो विधाएं हैं, कविता, कहानी और उपन्यास, इनको इसमें जो अभिनय की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको इसका जो है, लेकिन नाटक का है, नाटक का मंचन करना, थिएटर में रंगमंच के माध्यम से मंचन करना अति आवश्यक होता है। इसलिए ये अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का कुतूहलपूर्ण वर्णन होता है। मानव जीवन से संबंधित विषय बिंदु ले जाते हैं और उनका आश्चर्यजनक रूप से, ताकि दर्शकों में आश्चर्य उत्पन्न हो, कुतूहल उत्पन्न हो, उसका ऐसा वर्णन किया जाता है। और यह एक दृश्य काव्य है, अर्थात ऐसी कविता है जिसका मंचन भी किया जाता है, हमारे सामने इसकी सजीव प्रस्तुति भी की जाती है और उसका आनंद अभिनय देखकर लिया जाता है। नाटक साहित्य की अन्य विधाओं की भांति एक महत्वपूर्ण विधा है। यह विधा दृश्यता से संबंधित होने के कारण विशिष्ट है। ये अन्य विधाओं से अलग कैसे है कि अन्य विधाओं को पढ़ने मात्र से ही वो विधाएं पूरी हो जाती हैं, आनंद की प्राप्ति, आनंद जो है उपलब्ध करवा देती है। लेकिन ये नाटक को जब तक हम उसका मंचन नहीं करें, जब तक उसको हम हमारे सामने उसकी सजीव प्रस्तुति ना देखें, तब तक वो नाटक है वो संपूर्ण प्रभाव नहीं छोड़ता है। हमारी भारतीय नाट्य परंपरा है, उसमें नाटक को दृश्य काव्य कहा गया है कि ऐसी कविता जिसका हमारे सामने सजीव मंचन हो रहा है। जो और विधाएं हैं, जैसे कहानी, कविता और उपन्यास, निबंध हैं, ये अपने लिखित रूप में ही अंतिम चरण को प्राप्त करती हैं। अंतिम चरण मतलब क्लाइमेक्स को प्राप्त कर जाती हैं। जैसे मतलब क्या है कि इनको पढ़ने मात्र से ही, हमें उस जो उसकी विषय वस्तु का आनंद प्राप्त हो जाता है। किंतु जो नाटक है, नाटक इन विधाओं से एक कदम और आगे बढ़ जाता है। वो कदम क्या है कि जब तक नाटक का मंचन हमारे सामने नहीं आता है, तब तक वो नाटक संपूर्ण नहीं होता है, पूरा आनंद प्रदान नहीं करता है। इसलिए जब तक नाटक का मंचन नहीं होता है उसमें संपूर्णता नहीं आती है। नाटक के मंचन के पश्चात ही वो नाटक अपना पूर्ण आनंद प्रदान करता है, संपूर्ण होता है। नाटक पढ़ने और सुनने के साथ ही दृश्यता के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए। दृश्यता मतलब मंचन होना। हिंदी में नाटक साहित्य को उत्कर्ष पर पहुंचाने का जो श्रेय है वो जयशंकर प्रसाद जी को दिया जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का हिंदी साहित्य के नाट्य इतिहास में वही स्थान है जो प्रेमचंद जी का कहानी के क्षेत्र में है। तो जयशंकर प्रसाद जी को ही हिंदी में नाटक सम्राट के नाम से जाना जाता है। बच्चों, हम बात करें, ये इन छवियों के माध्यम से मैंने आपको दो नाटकों के मंचन का, एक नाटक के मंचन का आपको छवि दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ जो नाटक है वो जो भगवान राम जी की जो लीला है, रामलीला, उसका मंचन किया जा रहा है और ये कुछ मुखौटे हैं जो नाट्य से संबंधित हैं। अब बच्चों, हम बात करें
कि हमने पढ़ लिया कि नाटक क्या है। अब प्रश्न उठता है कि नाटक के तत्व कौन कौन से हैं, अंग कौन कौन से हैं, अवयव कौन कौन से हैं। तो हम ये पढ़ने का प्रयास करते हैं कि नाटक के प्रमुख घटक, तत्व या अवयव वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो इसका अवयव आता है वो है कथा वस्तु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लॉट। कथा वस्तु क्या है? कथा वस्तु को भारतीय नाट्य परंपरा में नाटक के नाम से ही जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट की संज्ञा दी गई है। प्लॉट का अर्थ होता है आधार या भूमि। तो जो कथा वस्तु है किसी भी नाटक की, वो कथा वस्तु उस नाटक का जो मुख्य भाव है, मुख्य विषय वस्तु है, वो होती है कि जो नाटककार है, साहित्यकार है, अपने नाटक के माध्यम से कौन सा मूल भाव लेकर के दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने या पाठकों के सामने प्रस्तुत होता है। तो वही जो मूल जो विषय बिंदु है, वही उसका कथा वस्तु होती है। कहते हैं कि कथा तो जो सभी प्रकार के जो प्रबंधात्मक रचनाएं हैं उनकी रीढ़ होती है, बैकबोन होती है, मुख्य होती है। अब प्रबंधात्मक रचना क्या होती हैं? जो रचनाएं बहुत बृहद स्तर पर लिखी जाती हैं, और नाटक भी एक प्रबंधात्मक रचना है, इसलिए कथानक इसका अनिवार्य है। जो कथा वस्तु को कथानक भी कहते हैं। भारतीय आचार्यों ने नाटक में 3 प्रकार की कथाओं का निर्धारण किया है कि हमारे जो भारत के जो नाट्य शास्त्र हैं उनके अनुसार 3 प्रकार की कथाएं हमारे नाट्य शास्त्रियों ने बताई है। कौन कौन सी? एक प्रख्यात, दूसरी उत्पाद्य और तीसरी मिश्र प्रख्यात कथा। अब ये जो तीनों कथा वो मैंने आपको नाम बताया है, ये होती क्या है? जो प्रख्यात कथा है, प्रख्यात कथा का जो विषय बिंदु है वो इतिहास और पुराण से लिया जाता है, पुराण, वेद पुराण जो होते हैं। जबकि उत्पाद्य कथा जो होती है वो साहित्यकार की कल्पना से जन्मी होती है, कल्पना पर आश्रित होती है। और जो मिश्र प्रख्यात कथा है उसमें साहित्यकार इतिहास या पुराणों से भी कुछ लेता है और अपनी कल्पना का भी उसमें मिश्रण करता है, इसलिए इसको मिश्र प्रख्यात कथा कहा गया है। इसके अलावा नाटक में 5 संधियों का भी प्रयोग किया जाता है। अब ये संधि क्या होती हैं? कि नाटक को अपनी कथा वस्तु जो कथानक है उसकी योजना में, पात्रों और घटनाओं में इस रूप में संगति बिठानी पड़ती है। संगति मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है कि जो पात्र कार्य व्यापार को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर सकें। तो जो ये जो कोऑर्डिनेशन है, संगति है, इसे ही संधि के नाम से जाना जाता है। संधि किन में हो रही है? नाटक के पात्र और घटना और कार्य व्यापार में, ताकि वो नाटक है वो अपने पूर्ण प्रभाव को प्राप्त कर सके। तो बच्चों इसके बाद हम बात करें कि जो नाटककार है, जो साहित्यकार है, साहित्यकार को नाटक में ऐसे प्रसंग या ऐसी कथाएं नहीं रखनी चाहिए जो मंचन के योग्य ना हो, क्योंकि मंचन जो है वो नाटक का एक सबसे अहम अंग है। यदि ऐसी कथाएं जो मंचन के योग्य नहीं होंगी, अगर उनका मंचन नहीं कर पाएंगे तो जो नाटक है अपना पूर्ण प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। हाँ, अगर कोई कथा ऐसी अति आवश्यक है जिसका कि उस जो मंचन के योग्य भी नहीं है और उस कथा वस्तु में उसका वर्णन करना आवश्यक है, तो नाटककार क्या करता है? उसकी सूचना मात्र है वो कथा में ही दे देता है। लेकिन ऐसे प्रसंगों को कथा जो नाटक में नहीं डालना चाहिए। बच्चों एक छवि है वही कि जो रामलीला का मंचन किया जा रहा है। बच्चों हम बात करें इसके अगले तत्व के बारे में कि अगला तत्व कौन सा है इसका। नाटक का प्रमुख जो अंग है वो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र, कैरेक्टर और कैरेक्टर स्केच। अब चूंकि नाटक में जो मंचन है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अब जो मंचन होना है उसका, तो नाटककार या साहित्यकार अपने चरित्रों को किस प्रकार पाठकों के सामने रखता है, वो ये जो है नाटक का बहुत महत्वपूर्ण जो भाग होता है। हम बात करें कि नाटक में अपने विचारों, अपने भावों आदि को जो नाटककार है वो पात्रों के माध्यम से ही दर्शकों और पाठकों के सामने रखता है। वो स्वयं कुछ बोलता नहीं है, जो कुछ वो उसकी भावनाएं हैं उसे वो पात्रों के माध्यम से रखता है। अतः नाटक में पात्रों का बहुत विशेष स्थान होता है।
और जो नाटक का जो प्रमुख पात्र होता है, जिसको हम हीरो या नायक के नाम से जानते हैं, वो जो नायक है वो कला का अधिकारी है, सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उस नाटक के लिए, और समाज को उचित दिशा तक ले जाने वाला होता है। इसके अलावा जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा, जो नायक है वो नायक उस फिल्म का एक आदर्श पुरुष की भांति व्यवहार करता है। हम बात करें कि जो हिंदी साहित्य में जो नाटक का है, नाटक का जो नायक है वो भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार विनयी होना चाहिए। विनयी मतलब बेनिवोलेंट होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, शालीनवान होना चाहिए, उसमें शालीनता होनी चाहिए, एटिकेट्स होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए वो, और उच्च कुलीन होना चाहिए, अच्छे उच्च कुल में पैदा हुआ होना चाहिए। बच्चों, हम बात कर रहे हैं ये जो गुण हैं, ये भारतीय जो परंपरागत नाट्य शास्त्र है उसके अनुसार है। लेकिन आधुनिक नाट्य काव्यों में जो नाटक का जो नायक है वो किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, वो किसान हो सकता है, मजदूर हो सकता है, क्योंकि आधुनिक नाट्य में जो है उसका उच्च कुलीन होना ज़्यादा अनिवार्य नहीं है, बल्कि उसके उच्च कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नाटककार है अपने पात्रों के संदर्भ में, जो नाटककार को केवल उन्हीं पात्रों की सृष्टि करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, जो कि घटनाओं को गतिशीलता देने में और नाटक के चरित्र पर प्रकाश डालने में सहायक होते हैं। अर्थात मतलब क्या है कि नाटक में साहित्यकार को ऐसे चरित्रों का सृजन नहीं करना चाहिए जो कि नाटक के विकास में बाधा उत्पन्न करते हों, क्योंकि जो नाटककार है अपने पात्रों के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से उस कहानी का और उस भाव का विकास करता है। अतः ऐसे चरित्रों का वो जो सृष्टि करे, निर्माण करे, जो कि उस नाटक की कथा वस्तु के विकास में सहायक हों, बल्कि बाधा ना बने। और नाटक के चरित्र लिखते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तुत किए जाने वाले जो कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, चरित्र हैं, वो सामान्य श्रेणी के ना हो, जनरल ना हो, क्योंकि नाटक देखने वाला व्यक्ति उन्हें अपना एक आदर्श पुरुष मान करके उसको देखता है। और उनके जो चरित्र हैं नाटक के, वो सपाट ना हो, सीधे ना हो और टाइप्ड ना हो, वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो और एक ही प्रकार के ना हो। अगर ऐसे होंगे तो वो पाठकों और श्रोताओं के मन में नीरसता पैदा करेंगे। क्योंकि नाटक एक जीवंत माध्यम है, लाइव है, सजीव है, हमारे सामने उसका मंचन होता है। कोई भी दो विपरीत विचारधारा के व्यक्ति किसी नाटक में जिनका वर्णन है, अगर वो मिलेंगे तो उनमें टकराव नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि दो व्यक्तियों की आवश्यक नहीं है कि दो व्यक्तियों की जो विचारधाराएं मिलें, और यही जो टकराव है वो नाटक को जीवंत बनाता है, सजीव बनाता है और दर्शकों के मन में कुतूहल पैदा करता है। अगर और ये जो टकराहट है, कुतूहल है, ये कहानी के विकास में सहायक होता है। आप जो टेलीविज़न पे जो धारावाहिक आते हैं उनमें भी देखते हो हम कि 2-3 एपिसोड के बाद कहानी के नायक या नायिका के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी समस्या आती है कि उसको वो सॉल्व करने के लिए आगे के कथानकों का जो आगे के जो एपिसोड उनका निर्माण होता है, और हम क्या कहते हैं कि अब इस कहानी में नया मोड़ आया है। तो वो जो नया मोड़ है, वो जो टकराहट के कारण जो स्थितियां बनी हैं, वो स्थितियां क्या कर रही हैं, दर्शकों के मन में एक कुतूहल, एक जो है जिज्ञासा उत्पन्न करती है, और यही टकराहट से नाटककार अपनी कहानी का आगे विकास करता है। यही कारण है कि जिस नाटक में ज़्यादा असंतुष्टि होगी, छटपटाहट होगी, प्रतिरोध होगा, समस्या होगी, द्वंद्व होगा और अस्वीकार जैसे नेगेटिव एलिमेंट या नकारात्मक तत्व होंगे, वह उतना ही प्रभावी, आकर्षक और सशक्त नाटक साबित होगा। आधुनिक नाटकों के मंचन में नकारात्मक जो पात्रों के चरित्र हैं वो दर्शकों को अधिक आकर्षित करते हैं, क्योंकि वो जो नकारात्मक चरित्र हैं वो दर्शकों को कुछ कर दिखाने के लिए उनमें बहुत कुछ उनके अपनी योग्यता दिखाने का उनके पास अवसर होता है, और ये चरित्र दर्शकों को बहुत आकर्षित करते हैं। बच्चों, आपने फिल्मों में देखा होगा कि ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर हैं जो सदियां बीत जाने के बाद भी, बरसों बीत जाने के बाद भी हमारे मन और मस्तिष्क में समाये हुए हैं। जैसे शोले का गब्बर हो गया, मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो हुआ,
शान का शाकाल हो गया। ये ऐसे जो नेगेटिव कैरेक्टर हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में आज भी समाये हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से हमने वो टकराहट देखा, छटपटाहट देखी उन कैरेक्टर में, और यही छटपटाहट हमारे जो सामाजिक प्राणी है, मनुष्य है, उसको आकर्षित करती है। बच्चों, अब मैंने आपको एक छवि चित्र दिखाने का प्रयास किया है कि जो ईदगाह कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई, इसका मंचन हो रहा है। तो इसमें जो चरित्र हैं वो इनकी वेशभूषा देखिए, इनके हाव भाव देखिए कि इन्होंने कितना सुंदर इस जो नाटक के मंचन को जीवंत बनाने का प्रयास किया है। बच्चों, इसका जो अगला प्रमुख तत्व है वो है संवाद या कथोपकथन, कथा का उपकथन। कि संवाद जो होते हैं वो पात्रों के द्वारा बोले जाते हैं नाटक में, और इन पात्रों के द्वारा बोले गए संवाद के माध्यम से ही जो नाटककार या साहित्यकार है अपनी कथा का विकास करता है। नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का कुछ भी अवकाश नहीं होता, कुछ भी अवसर नहीं होता है। वह संवादों के द्वारा ही, जो संवाद पात्रों के द्वारा बोले जा रहे हैं, अपनी विषय वस्तु का उद्घाटन करता है, उसका और पात्रों के चरित्र का विकास करता है। अतः जो पात्रों के द्वारा बोले जाने वाले संवाद हैं वो सरल होने चाहिए, सुबोध होने चाहिए। सुबोध मतलब अच्छे से समझ में आने वाले होने चाहिए, स्वाभाविक नेचुरल होने चाहिए, और पात्रानुकूल होने चाहिए। पात्रों के जो कैरेक्टर है उनकी छवि के अनुसार होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कमज़ोर व्यक्ति वाला शरीर उसमें दिखाया है, कमज़ोर शरीर वाला व्यक्ति दिखाया है, उसके माध्यम से कोई मजबूत जो व्यक्ति है, जो शारीरिक कदकाठी जिसकी मजबूत है, उसके तरह के संवाद उससे बुलवाए जाएं। तो इस प्रकार के संवाद अगर पात्रानुकूल नहीं होंगे, पात्रों की छवि के अनुसार नहीं होंगे, तो वो उस नाटक में प्रभाव उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि उपहास का पात्र ही बनेंगे। इसलिए जो संवाद हैं वो पात्रानुकूल, पात्रों की छवि के अनुसार होने चाहिए। बच्चों, संवाद शैली है, डायलॉग की जो स्टाइल है वो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने वाली होनी चाहिए। अर्थात वो जो डायलॉग हैं वो संक्षिप्त लेकिन सार गर्भित होने चाहिए। नाटककार नाटक में कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उसके बीच होने वाले संवादों से ही अभिव्यक्त करता है, उस कथा वस्तु का विकास करता है। अतः संवाद जितने ज़्यादा सहज होंगे, नेचुरल होंगे, स्वाभाविक होंगे, उतना ही प्रभावशाली होकर दर्शकों के हृदय में अपना स्थान बना पाएंगे। इसलिए वो संवाद सहज होने चाहिए और स्वाभाविक होना चाहिए। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि जो गंभीर दार्शनिक विषय हैं, जो सीरियस फिलोसफिकल जो सब्जेक्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो दर्शकों को उस नाटक की मूल भावना को आत्मसात करने में या उस नाटक के रसास्वादन में, आनंद लेने में वो उसको बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे गंभीर विषयों का उपयोग या फिर उनको जो है उस नाटक में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे नाटक में नीरसता उत्पन्न हो जाती है। नीरसता मतलब बोर हो जाते हैं जो दर्शक और पाठक हैं। और कहते हैं कि दर्शकों को बोर होने से बचाने के लिए और पात्रों के मनोभावों और मनोकामना के लिए कभी कभी स्वागत कथन या गीतों की भी योजना हमको करनी चाहिए। यदि कथा ऐसी लग रही है कि इससे को देख करके या पढ़ करके दर्शक ऊब सकते हैं, तो बीच बीच में स्वागत कथन या फिर गीतों की योजना भी हमको कर लेनी चाहिए। जैसा आप देखते हैं फिल्मों में कई बार मार धाड़ के दृश्य आते हैं तो दर्शक ऊब जाते हैं, तो बीच में कोई हास्य कलाकार अपनी हास्य प्रस्तुति दे देता है, या फिर किसी गीत की योजना करने से दर्शकों का जो नीरसता है वो सरसता में बदल जाती है। तो इस प्रकार जो नाटकों में भी ऐसा करने की योजना होनी चाहिए। बच्चों, इसका अगला तत्व है देश, काल और वातावरण। देश की जो घटना है किस समय हो रही, किस अवस्था में, किस स्थान पर हो रही है, किस समय हो रही है और उसका परिवेश क्या है, इस बात को नाटक में उचित स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि नाटक का मंचन किया जाना है। देश, काल और वातावरण के चित्रण में नाटककार को युग अनुरूप प्रवृत्तियों, अभिरुचियों के प्रति विशेष सतर्क रहना आवश्यक होता है,
कि जिस काल की कथा, जिस समय की कथा, जिस स्थान की कथा या जिस परिवेश की कथा नाटककार अपने नाटक के माध्यम से दिखा रहा है, तो उस समय के जो अभिरुचियाँ क्या हैं, एप्टीट्यूड क्या हैं, प्रवृत्तियाँ क्या हैं, उनके प्रति जो नाटककार को बहुत सजग रहना आवश्यक होता है। वेस्टर्न स्टाइल के जो नाटक होते हैं उनमें इस देश काल और वातावरण के संबंध में एक संकलन त्रयी का ये जो परंपरा है उसका पालन किया जाता है। अब ये संकलन त्रयी में क्या होता है कि नाटक में जो प्रस्तावित स्थल हैं कि जहाँ वो घटना जो नाटककार दिखा रहा है, काल है जिस समय वो घटना हो रही है, और कार्य की अनविति है। अनविति क्या होती है कि उस नाटक के अंतर्गत एक ही मूल कथा होनी चाहिए, उसके साथ कोई छोटी मोटी या उपकथाएं नहीं होनी चाहिए। तो इन तीनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसी को संकलन त्रयी के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये जो संकलन त्रयी का क्या जो है उपयोग है, क्या इसका इतिहास है। जो ये संकलन त्रयी है ये वास्तव में जो यूनानी रंगमंच के जो नाटक थे उनके लिए ये बनाई गई थी, क्योंकि वहाँ जो नाटक थे यूनानी रंगमंच में, वहाँ नाटक बड़े लंबे हुआ करते थे और रात भर चलते थे। वहाँ ब्रेक का प्रावधान नहीं था, इसलिए वहाँ पे दृश्य परिवर्तन भी नहीं होते थे। इसीलिए वहाँ पे ये जो तीनों जो चीज़ें थी कि जो नाटक का स्थान, काल और वातावरण में संयोजन की वहाँ पर आवश्यकता पड़ती थी। परंतु आज क्या है, आज टेक्नोलॉजी में इतना विकास कर लिया है कि जो रंगमंच इतने डेवलप हो गए हैं कि संकलन त्रयी का जो महत्व है वो समाप्त हो गया है। वैसे भी अगर हम भारतीय नाट्य शास्त्र के संबंध में देखें तो इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, किसका, संकलन त्रयी का। और लेकिन इसका उल्लेख ना मिलने के बावजूद भी तो भारतीय नाट्य जो शास्त्र की परंपरा है उसमें स्वाभाविकता, औचित्य और उसकी सजीवता की प्रतिष्ठा के लिए देश, काल और वातावरण का उचित ध्यान रखा जाता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो देश, काल और वातावरण के लिए उसका ध्यान रखने के लिए जो पात्रों की वेशभूषा है वो उस देश, काल और वातावरण के अनुसार रखी जानी चाहिए। उस जिस समय की कथा दिखा रहे हैं उस समय की तात्कालिक जो धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार ही उस कथा का मंचन किया जाता है, उस कथा का विकास किया जाता है। तो जो नाटक के तत्वों में देश, काल और वातावरण का बहुत महत्व होता है। बच्चों, अब हम इसके अगले तत्व के बारे में बात करें। इसका अगला तत्व है भाषा शैली। जो भाषा होती है, भाषा किसी भी विधा होती है, चाहे वो हिंदी कविता है, कहानी है, निबंध है, उसमें भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यही जो अवस्था है वो नाटक के लिए है। नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है, अर्थात ये लोगों के कल्याण के लिए, उनके मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। अतः उस नाटक की जो कि पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है, उसकी भाषा शैली है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और सुबोध होनी चाहिए, अच्छी तरीके से समझ में आने वाली होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्लिष्ट मतलब मुश्किल। अगर मुश्किल शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो दर्शकों को उसके भाव को समझने के लिए अपनी बुद्धि को लगाना पड़ेगा, बौद्धिक श्रम करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छे नाटक की निशानी नहीं है। अतः उसकी भाषा शैली सरल और सुबोध होनी चाहिए। उसके जो उसमें जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो दर्शकों को आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए, और उसकी भाषा शैली में प्रभाविकता का समावेश हो ताकि दर्शक उससे बंधे रहें। अतः ये ध्यान रखना आवश्यक है कि उस नाटक की जो भाषा शैली है वो सरल और स्पष्ट और उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए। कहीं रुकावट हमको नज़र नहीं आनी चाहिए, ना ही दर्शकों को, ना ही पाठकों को और ना ही श्रोताओं को। बच्चों, अगला इसका जो मुख्य बिंदु है, तत्व है, वो है उद्देश्य। कि जो हम नाटक दर्शकों या श्रोताओं या पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उस नाटक को लिखने का औचित्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो जो ये उद्देश्य है ये भी इसका बहुत बड़ा जो बहुत प्रमुख अंग है। सामाजिक प्राणी जो है, मनुष्य है,
उसके हृदय में रक्त का संचार करना, अर्थात उसमें उत्तेजना उत्पन्न करना, कुतूहल उत्पन्न करना, उसका मनोरंजन करना ही नाटक का उद्देश्य होता है। और इसी उद्देश्य के लिए जो नाटक के अन्य तत्व हैं, अन्य अंग हैं, वो उसी उद्देश्य की प्राप्ति में ही सहायक के रूप में कार्य करते हैं। जो उसी उसका उद्देश्य क्या है कि पाठकों का मनोरंजन करना, दर्शकों का मनोरंजन करना, उसका रक्त का संचार करना, उसमें उत्तेजना उत्पन्न करना। उसके लिए उसके देश काल और वातावरण का ध्यान रखा जाता है, संवादों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और भी जो इसके अन्य तत्व हैं वो सब मिलकर के इसी उद्देश्य की पूर्ति में लगे होते हैं। अतः जो इसका उद्देश्य है वो सबसे प्रमुख होता है। भारतीय दृष्टिकोण जो होता है, जो भारतीय परंपरा हैं, उसमें हमारा दृष्टिकोण सदा ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी रहा है। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत और हिंदी के जो ज़्यादातर नाटक हैं वो सुखांत रहे हैं। बच्चों, ये सुखांत क्या होते हैं कि नाटक दो किस्म के होते हैं, एक सुखांत और एक दुखांत। अब ये सुखांत क्या होते हैं? सुखांत मतलब हैप्पी एंडिंग और दुखांत मतलब ट्रेजिक एंडिंग। अब ये जो दुखांत नाटक हैं, ज़्यादातर ये वेस्टर्न स्टाइल के नाटक हैं, उनमें उनकी कथा वस्तु दुखांतिका होती है। लेकिन हमारे जो इंडियन नाटक होते हैं वो ज़्यादातर सुखांत होते हैं, हैप्पी एंडिंग वाले होते हैं। अब इसका कारण क्या है कि जो पश्चिम नाटककार हैं वो और वो साहित्यकार हैं, वो ये मानते हैं कि साहित्य है वो जीवन की व्याख्या करता है। साहित्य मानव समाज का दर्पण है। अब चूंकि मानव के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, अतः ऐसा संभव नहीं है कि हर व्यक्ति के जीवन के जो उसके जो जीवन में उसका अंत सुखद ही हो सकता है किसी का दुखद भी होता है। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया है, वास्तविक दृष्टिकोण। उन्होंने कुछ दुखांत नाटक भी लिखे हैं, ट्रेजिक एंड वाले लिखे हैं, जैसे हैमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, और जो हैप्पी एंडिंग वाले भी लिखे हैं। लेकिन हमारे जो भारतीय जो दृष्टिकोण चूँकि आशावादी रहा है, इसलिए हमारे यहाँ दुखांत नाटक बहुत कम मात्रा में लिखे गए हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आशावादी रहे हैं और हम ये मानते हैं कि उदास पात्रों के दुखांत अंत से हमारा जो मन है वो खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है। और चूँकि जीवन में हम लोग एक जो नाटक देखने जा रहे हैं वो मनोरंजन के लिए देखने जा रहे हैं। अगर हम ऐसा नाटक देखें जिसका अंत दुखद है तो कहीं ना कहीं वो श्रोता या पाठक या दर्शक के मन पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ता है। इसलिए जो दुखांत नाटक हैं उनका प्रचार बहुत कम मात्रा में होना चाहिए, ऐसा जो भारतीय नाट्य शास्त्र का मानना है। इसीलिए हमारे जो भारतीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हम आशावादी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हमारे हिंदी और संस्कृत में ज़्यादातर सुखांत हैप्पी एंडिंग वाले नाटक ही लिखे गए हैं। बच्चों, इसका एक अगला तत्व है अभिनय और अभिनेता। चूँकि नाटक का मंचन किया जाना है रंगमंच के माध्यम से, तो रंगमंच के जो विधि विधान हैं उससे भी नाटककार या साहित्यकार को बहुत ज़्यादा उसके प्रति जागरूक या उसके प्रति परिचित होना चाहिए। जो नाटक की ये जो अभिनय और अभिनेता है ये प्रमुख विशेषता है। नाटक को नाटक के तत्व प्रदान करने का श्रेय इसी को है, क्योंकि नाटक की संपूर्णता रंगमंच के माध्यम से उसका मंचन करने में है। ये नाट्य तत्व का वह गुण है जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मंचन के लिए ही नाटक सबसे विशिष्ट है, खास है। इसलिए मंचन अच्छा हो, उस जो मंचन में जो अभिनेता उस कैरेक्टर को प्रस्तुत कर रहे हैं वो उस मूल भावना के जो चरित्र हैं उनके अनुसार हो, उनका अभिनय बहुत आकर्षक, बहुत शानदार हो, जो कि उस नाटक के जो चरित्र हैं उनको दर्शकों के समक्ष साकार रूप प्रदान कर सकें, प्रभावी रूप में और आकर्षक रूप में। इसलिए जो नाटककार हैं उसे नाटकों के रूप, आकार, दृश्यों की सजावट और उसके उचित संतुलन, परिधान व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्या मतलब है कि जो मंचन कर रहे हैं उस समय जिस काल, वातावरण और परिस्थिति के अनुसार उस नाटक का मूल भाव है उसके अनुसार ही
रंगमंच पर उसकी दृश्यों की सजावट होनी चाहिए। उसका जो कैरेक्टर है, उनका जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म या वेशभूषा है, वो होनी चाहिए, परिधान होनी चाहिए। परिधान मतलब वेशभूषा। प्रकाश व्यवस्था, जो लाइटिंग सिस्टम है उसी प्रकार का होना चाहिए। अगर रात्रि का दृश्य है तो डिम लाइट या बिल्कुल कम लाइट होनी चाहिए। दिन का दृश्य तो ज़्यादा तेज लाइट होनी चाहिए। तो इस प्रकार इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके ही जो मंचन है उस नाटक का बहुत प्रभावी रूप लेता है, आकर्षक रूप लेता है। अगर हम दूसरे शब्दों में इस बात को कहें तो लेखक की दृष्टि से जो रंगशाला है, थिएटर है, जहाँ पर उस नाटक का मंचन होना है, वो जो नाटककार है उसे उस थिएटर के विधि विधान हैं, उन सभी विधि विधानों की आवश्यक रूप से जानकारी होनी चाहिए। इसी में नाटक की सफलता निहित है। अगर ऐसा नहीं होगा, उसे इस प्रकार सभी प्रकार इनका ज्ञान नहीं होगा, तो नाटक है, अगर नाटक हम 1920s का दिखा रहे हैं और उसमें जो पात्र है उसको जीन्स पहना दें, तो वो, जबकि 1920s में जीन्स हमारे जो भारतीय परंपरा में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अगर इस प्रकार हम करेंगे तो वो जो सीन है वो दर्शकों के समक्ष प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाएगा, बल्कि वो उपहास का पात्र ही बनेगा। आप देखिए कि जो अभिनय और ये जो मंच सज्जा है, ये उस नाटक के मंचन में, अगर उनमें हम छोटी छोटी बातों का, उस देश काल और उस वातावरण का ध्यान रखेंगे, तो वो जो नाटक है वो दर्शकों के समक्ष बहुत अधिक प्रभाव उत्पन्न करेगा, उनके हृदय में स्थान बनाएगा। तो बच्चों, इस बात का भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नाटक जिस काल, वातावरण और परिस्थितियों का है उसके अनुसार ही मंच की सजावट है, प्रकाश व्यवस्था है, परिधान है, अभिनेता हैं, उनके जो अभिनय है उनका हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको नाटक क्या है, नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, नाटक का इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।